चुनाव का मौका हो तो बैलेट पेपर और ईवीएम पर बहस होना लाजमी है। खासतौर से कांग्रेस तो ईवीएम मशीनों पर निशाना साधती रही है। कांग्रेस के दो पूर्व मुख्यमंत्री ईवीएम का तोड़ भी निकाल चुके हैं और इस बार अपनी सीट पर बैलेट पेपर से चुनाव कराने का दावा भी कर रहे हैं। ऐसा करने से पहले कांग्रेस को यह याद तो रखना ही होगा कि ईवीएम के खिलाफ यह उनका आखिरी दांव होगा। अगर बिना ईवीएम से हुए चुनाव से भी वो हार गए तो उसके बाद कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठा सकेंगे। अगर जीते तो जवाब बीजेपी को देना होगा। इसमें भी कोई शक नहीं किया जा सकता कि अब लोकसभा का चुनाव लड़ रहे ये पूर्व मुख्यमंत्री शायद अपनी हार तय मान रहे हैं, इसलिए पहले से ही ईवीएम का राग अलापना शुरू कर चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं हरीश देवेकर और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्राइक। आपको याद होगा जब जब चुनाव सिर पर आते हैं कांग्रेस एक ही रट लगाती है कि ईवीएम से चुनाव नहीं होना चाहिए और जैसे ही नतीजे आते हैं अपनी हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराती है। इसके बदले बीजेपी का सिर्फ एक ही तर्क रहा है कि जिस सीट पर या जिन राज्यों में कांग्रेस जीतती है वहां के लिए ईवीएम पर कोई सवाल क्यों नहीं खड़े होते। अब कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह और भूपेश बघेल इस लड़ाई को एक अलग ही लेवल पर ले गए। ये याद दिला दूं कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस ने इस बार राजगढ़ लोकसभा सीट से मैदान में उतारा है और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल को राजनांदगांव से टिकट मिला है। दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्रियों के सुर ईवीएम के खिलाफ मुखर हो रहे हैं। दिग्विजय सिंह के एक बयान ने इस बहस को अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। असल में दिग्विजय सिंह का बयान मैं जुमला नहीं कहा जा सकता। उन्होंने वो तोड़ बता दिया जो आजमाया गया तो ईवीएम से चुनाव होना मुश्किल होगा। इसके अलावा चुनाव आयोग की मुश्किलें डबल ट्रिपल हो जाएंगी। पहले जानिए दिग्विजय सिंह ने क्या कहा। राजगढ़ लोकसभा सीट पर वादा निभाओ पद यात्रा कर रहे दिग्विजय सिंह ने कहा है कि मेरी लड़ाई तो बीजेपी के खिलाफ है। यहां जितने लोग बैठे हैं मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से। सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग सुन नहीं रहा है। अब एक ही रास्ता बचा है। राजगढ़ लोकसभा में यदि 384 उम्मीदवार खड़े होंगे तब जाकर बैलेट पेपर से चुनाव होगा। बैलेट पेपर से चुनाव हो गया तो बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती। इस एक बयान ने दो चैलेंज हैं जो खुद दिग्विजय सिंह ने अपने सिर ले लिए। पहला तो यह कि चुनाव आयोग को इतना मजबूर कर दें कि चुनाव बैलेट पेपर से ही कराने पड़ जाएं। इसके लिए राजगढ़ लोकसभा सीट से 384 से ज्यादा प्रत्याशी खड़े हो जाएं। इस शर्त को पूरा करने के लिए इस लोकसभा सीट पर इतने ही लोग तलाशने होंगे जो चुनाव लड़ने को तैयार होंगे। तभी बैलेट पेपर या तभी चुनाव बैलेट पेपर से हो सकेगा। दूसरा चैलेंज है खुद को जीतकर दिखाना। मान लीजिए कि राजगढ़ सीट पर बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होते हैं और दिग्विजय सिंह हार जाते हैं तो क्या वो दोबारा ईवीएम पर सवाल खड़ा कर पाएंगे? या सिर्फ वही नहीं, उनके शहीद भूपेश बघेल और पूरी कांग्रेस क्या वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े कर पाएगी? एक चुनौती बीजेपी के लिए भी होगी। अगर दिग्विजय सिंह ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि मतपत्रों पर ठप्पा लगाकर चुनाव हो और दिग्विजय सिंह जीत जाएं, तब बीजेपी ईवीएम की हिमायत कैसे कर सकेगी? हालांकि बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के नाम पर अपनी जीत के लिए पूरी तरह आश्वस्त है। दिग्विजय सिंह के खिलाफ राजगढ़ से चुनाव लड़ रहे मौजूदा सांसद रोडमल नागर बड़े इत्मीनान के साथ ये कह चुके हैं कि चुनाव बैलेट पेपर से हो या ईवीएम से, नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी को हार का कोई डर नहीं है। चुनाव प्रचार के लिए अपने क्षेत्र में पहुंचे ज्योतिराज सिंधिया भी इन बयानों को शगुफा ही बता रहे हैं। उन्होंने भी साफ कहा है कि अपनी हार के लिए कांग्रेस और उसका भ्रष्टाचार जिम्मेदार है। खैर, बात करते हैं कांग्रेस और दिग्विजय सिंह की। दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेस भी हर सीट से 400 प्रत्याशी उतारने पर जोर दे रही है। यह काम मुश्किल जरूर का लगता है लेकिन यह नामुमकिन नहीं कहा जा सकता। और अगर किसी एक सीट पर भी ऐसा हो गया तो आप समझिए कांग्रेस या बीजेपी से ज्यादा मुश्किलें चुनाव आयोग की बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेंगी वो भी समझ लीजिए। ईवीएम की एक यूनिट या कह लीजिए एक मशीन में ज्यादा से ज्यादा 16 नाम हो सकते हैं और एक मतदान केंद्र के लिए ज्यादा से ज्यादा 24 बैलेट यूनिट ही जोड़कर रखी जा सकती हैं। अब अगर आप 16 और 24 को मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब आएगा 384। यानी चुनाव आयोग की एक सीट पर 384 ईवीएम से ज्यादा
प्रत्याशी होने पर ईवीएम से चुनाव नहीं कराया जा सकता। वहां बैलेट पेपर से चुनाव कराना मजबूरी हो जाएगा और असल मुश्किल उसी के बाद शुरू होगी। अब 400 उम्मीदवार होंगे तो बैलेट पेपर में भी 30 से 40 पेज का पेपर बनेगा। इसके लिए मतपेटी डिजाइन से तैयार करना होगी। इसमें 30 से 40 पेज का एक बैलेट पेपर जा सके उसी हिसाब से पोलिंग बूथ पर कर्मचारियों की ड्यूटी लगाना पड़ेगी। मतगणना में भी 3 गुना कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि भारत में चुनाव जब से शुरू हुए हैं कभी भी एक सीट पर 400 उम्मीदवार एक साथ चुनाव लड़ने नहीं उतरे। पिछले चुनाव में भी एक सीट पर जो अधिकतम उम्मीदवार उतरे थे उसकी संख्या 60 तक ही पहुंची थी। पहले चरण में जितनी सीटों पर चुनाव होंगे, चुनाव आयोग उन सीटों की अधिकतम संख्या के आधार पर अपनी तैयारी करेगा। दिग्विजय सिंह अगर ठान ही लें तो वो कम से कम राजगढ़ लोकसभा सीट पर तो ये कारनामा दिखा ही सकते हैं और 400 उम्मीदवार मैदान में उतार सकते हैं। फिलहाल उनकी सीट पर नामांकन की आखिरी तारीख 19 अप्रैल है। तब तक दिग्विजय सिंह की रणनीति साफ हो जाएगी। फिलहाल तो उन्होंने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि हम तो सभी को आवेदन दे रहे हैं, देश भर के लोग यहां से चुनाव लड़ सकते हैं। वे सभी लोग जो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ना चाहते हैं उन सभी से मेरी प्रार्थना है कि जरा जुगाड़ देखो, जुगाड़ लग जाए जिससे 400 उम्मीदवार चुनाव लड़ सकें और राजगढ़ में मतपत्र से चुनाव हो। अब इस प्रार्थना के सारे दिग्विजय सिंह कितने लोगों को मैदान में उतार पाते हैं ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन इसके बाद एक और रुकावट होगी जिसका जिक्र यहां करना बेहद जरूरी है। आप चुनाव के नतीजों के बाद अक्सर ये सुनते होंगे कि प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई। हर प्रत्याशी को चुनाव लड़ने के एवज में एक नियत राशि जमा करनी होती है। लोकसभा चुनाव में एक उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय जमानत राशि के तौर पर 25,000 रुपए जमा कराने होंगे। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 12,500 रुपये होगी। यानी सभी 400 उम्मीदवार सामान्य वर्ग के हों तो जमानत राशि के तौर पर 1 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। दिग्विजय सिंह की प्रार्थना पर अगर प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतर जाते हैं तो क्या उनके बदले की जमानत राशि की रकम दिग्विजय सिंह जमा करवाने का इंतजाम करवाएंगे? क्योंकि अगर 5% वोट हासिल नहीं हुए तो उम्मीदवार की जमानत राशि उसे वापस नहीं मिल सकेगी। ये बड़ा पेच है। राजगढ़ में तीसरे फेज में 7 मई को चुनाव होने हैं। यहाँ 12 से 19 अप्रैल तक नामांकन जमा किए जाएंगे। इसके बाद ही यहाँ तस्वीर साफ होगी कितने उम्मीदवार चुनाव मैदान में डटे हैं। यदि 384 से ज्यादा उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए तो यहाँ मतपत्र से चुनाव की संभावना होगी। चुनाव आयोग को इनके लिए नए सिरे से तैयारी करनी होगी। दिग्विजय सिंह की रणनीति पर चुनाव आयोग की भी नजर है। खुद चुनावी मैदान में उतरने से पहले भी दिग्विजय सिंह अपने दावे को सच करके दिखा चुके हैं। इसी साल 23 जनवरी को उन्होंने भोपाल में IITN अतुल पटेल के जरिए ईवीएम में गड़बड़ियों का डेमो भी करवाया था। IITN अतुल पटेल ने मशीन की गड़बड़ी को दिखाने के लिए एक चिन्ह तरबूज को 2 वोट डाले। पहले वोट पर तरबूज की पर्ची वीवीपैट में दिखी, दूसरी बार तरबूज का बटन दबाया तो सेब की पर्ची प्रिंट हुई। अतुल ने कहा कि 2013 से चुनावी प्रक्रिया पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। हम बैलेट पेपर से वोटिंग की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस दौरान दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, चुनाव दबाव में चुनाव करवाए जा रहे हैं। आयोग से हम निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं। ईवीएम का सारा काम प्राइवेट लोगों के हाथों में है। जब सॉफ्टवेयर ही सब करता है तो वही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। अब दिग्विजय सिंह खुद चुनावी मैदान में है। ये चुनाव करियर के लिहाज से और अपना गढ़ बचाने के लिहाज से उनकी बड़ी अग्नि परीक्षा है। और मान लीजिए कि 400 प्रत्याशी भी मैदान में उतर जाते हैं तो अग्नि परीक्षा की लपटें और ज्यादा तेज होंगी। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाने में वो कामयाब हुए तो उनकी जीत पहली जीत मानी जाएगी है। और अगर वो नतीजे में भी जीते तो ईवीएम पर बीजेपी सवालों के घेरे में खड़ी होगी। और अगर हार गए तो शायद कांग्रेस को ये मुद्दा हमेशा हमेशा के लिए दफन करना होगा। मैंने सारा समीकरण बताया, भूपेश बघेल की कॉन्स्टिट्यूंसी पे भी लागू होगा, क्योंकि ये सारा प्रयास भूपेश बघेल भी कर रहे हैं। और भूपेश बघेल का भी प्रयास है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव लड़ें और जीत कर दिखाएं और कांग्रेस के इस मुद्दे को, इस दावे को सच साबित करें। अब दोनों पूर्व मुख्यमंत्री क्या कर पाते हैं? क्या पहली अग्नि परीक्षा 400 प्रत्याशी, 384 प्रत्याशी खड़े करवाना, उनकी जमानत राशि कैसी व्यवस्था होगी, बहुत सारी व्यवस्था करना, और दूसरा चुनाव जीतना, ये दोनों बातें हैं। इन दोनों में कौन अग्नि परीक्षा पास कर पाता, कौन फेल, ये तो 4 जून को पता पड़ेगा।
और इसी के साथ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगा। फिर मिलूंगा आपसे शुक्रवार को, तब तक के लिए नमस्कार। इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ हमारा आज का सवाल है, क्या बैलेट पेपर से चुनाव हुए तो राजगढ़ से जीत जाएंगे दिग्विजय सिंह? इसका जवाब आप 3 ऑप्शंस के जरिए दे सकते हैं, हाँ, नहीं या फिर कह नहीं सकते। आप अपने जवाब हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म YouTube, ट्विटर या फेसबुक पर दे सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.daसूत्र.com पर भी विजिट कर सकते हैं। पिछले एपिसोड में हमने आपसे पूछा था कि क्या राजगढ़ लोकसभा सीट से मुश्किल है दिग्विजय सिंह का चुनाव जीतना? इसके जवाब में 32% लोगों ने कहा हाँ, 65% लोगों ने कहा नहीं, वहीं 3% लोग इस बारे में कुछ कह नहीं सकते।